हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि कैसे डिवेंचर्स हम रिडीम करते हैं और कैसे हम डिवेंचर्स के साथ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स बनाते हैं। अब आपके टर्म 2 में जो आपका 5th और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, वो है कॉमन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट है। इसमें आपको सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड आना चाहिए, बाकी आप यूं कर लोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ठीक है, फिर से वही हमारा कॉन्सेप्ट, फिर से वही हमारे फाइनेंशियल टूल्स क्या हैं। ठीक है, अब बोर्ड पे आप देखते हैं, मैं एक पेन ले लूं, बस एक मिनट पेन लेके आपको आराम से समझा पाती हूं। अभी तक हम लोगों ने जो टर्म फर्स्ट में पढ़ा था, रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने 4 तरह के रेशियोज पढ़े थे। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो एनालाइज करते हैं हम अपने बैलेंस शीट को, अपने स्टेटमेंट्स को कैसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कंपैरेटिव, एक कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, ये आप पढ़ चुके हो। तो रेशियो एनालिसिस के बारे में तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म फर्स्ट में खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज की। टर्म कंपैरेटिव से क्या समझ में आ रहा है? टर्म कंपैरेटिव से समझ में आ रहा है किसी भी दो चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है 2 फर्म्स को कंपेयर कर रहे हो सकता है हम अपने ही फर्म के 2 फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। ठीक है, अब कंपैरेटिव में हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं। एक हम करते हैं बैलेंस शीट को, जिसपे मैंने टिक कर दिया, और एक हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, कंपैरेटिव जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं भाई हमारी कितनी परसेंट बैलेंस शीट की, हमारे कितने परसेंट हमारा शेयर्स बढ़ गए, कितने परसेंट रिजर्व बढ़ गए, कितने परसेंट डेब्ट्स बढ़ गए, कितने परसेंट फिक्स एसेट्स बढ़ गए, कितने परसेंट हमारी गुडविल बढ़ गई। हम यहां पर कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो जब हम 2 ईयर की बैलेंस शीट, अपनी फर्म की 2 ईयर की बैलेंस शीट कंपेयर करें तो कंपैरेटिव। ठीक है, अब कॉमन साइज क्या है? भाई प्रॉफिट एंड लॉस को भी सेम ही आप कंपेयर करोगे तो ये तो वही चीज हो गई। तो अब मैं इसको डिटेल में क्या बताऊं, बिल्कुल वही है जहां पे हम एक्सपेंसेस को और अपनी इनकम्स को कंपेयर करते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन साइज पे। बच्चों, कॉमन साइज अगर आप ध्यान से देखें तो हम कॉमन, एक पॉइंट को कॉमन रख के हम क्या कोशिश करें कि सारी चीजें उसी साइज में समा जाए। यस, तो जब हम कॉमन साइज की बात करते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। हम उसका जो नेट बैलेंस होता है, जो नेट अमाउंट होता है, जो हम टोटल करते हैं बैलेंस शीट का, एसेट्स और लायबिलिटी, उसे कॉमन लेते हैं और उस कॉमन के अंदर किसकी कितनी परसेंटेज है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कैसे करना है। तब तक उससे पहले हम ये सारी चीजें थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे आप देखिए, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या। अब बोर्ड पे पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट और आपको क्लियर होता जाएगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट presents side by side information about an entity, assets, liability and shareholder funds as a multiple point in time. मल्टीपल पॉइंट कई बार हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
present side by side information about the operating activities of the business for 2 or more accounting period. 2 या 2 से ज्यादा साल को आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉमन साइज। कॉमन साइज बैलेंस शीट की, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ईच आइटम ऑफ द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स। मैंने आपको बोला था ना कि जो नेट है, जो अमाउंट आता है टोटल, हम उसको लेते हैं और वो टोटल एसेट्स में कौन सा एसेट हमारा कितना है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। एंड ईच आइटम ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ द टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहां पे भी हम टोटल इक्विटी और लायबिलिटी का निकालते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ईच आइटम इज शोन एज अ परसेंट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम निकालते हैं उसको हम लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% और उसके बाद कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से रेवेन्यूज हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम कॉमन और कंपैरेटिव को के साथ वर्क करते हैं। सेकेंड तरफ आप देखोगे, जो आपके लेफ्ट साइड है, वहां पर आप देखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात होती है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इट प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा। क्या दे रहा है, फाइनेंशियल डेटा इन द सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये हमारे पास जो फाइनेंशियल डेटा देता है उससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में देता है। टू हेल्प टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। थर्ड, टू हेल्प टू ascertain द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यहां पर हम किसको देख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं, घाटे में तो नहीं, इंक्रीज है तो कितना इंक्रीज है, डिक्रीज है तो कितना डिक्रीज है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प इन मेकिंग द इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। दोनों चीजें हो सकती हैं, हम अपनी ही फर्म को कंपेयर कर सकते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी हम कंपेयर करना चाहें, और हम कुछ और फर्म्स के जो हमारे स्टेटस के, जो हमारे स्टैंडर्ड की फर्म्स है, उन्हें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं हम ओवर कैपिटलाइज तो नहीं है या अंडर कैपिटलाइज तो नहीं है, तो यहाँ पे हम दूसरी फर्म्स के साथ भी अपनी फर्म को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला, टू मेक अ कंपैरिजन, टू सस्टेन अ पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन, टू हेल्प द फ्यूचर प्लानिंग। इसकी सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारी फर्म की क्या पोजीशन हमें पता चल जाता है। फिर हम फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन आपको याद होगा, हम डेब्ट से पैसा लेंगे या इक्विटी से पैसा लेना है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। फिर फ्यूचर प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, भाई हमें कब पैसा कितना चाहिए, कहाँ तक चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक, अब इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब है कि ये हिस्ट्री को एनालाइज कर, हम पुरानी चीजों को आज की चीज से कंपेयर करें। अब जैसे आप कोरोना चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पुराना फर्म जो आउटपुट दे रहा था, क्या वो अब दे सकता है। तो हम करते किसको, हिस्ट्री को बेसिकली एनालाइज करते। डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर, कंपैरिजन कोई हमारे फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करता, बस हमको पैरामीटर्स बता देता है या हमको गाइड कर देता है कि क्या हमें करना। इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं। पहले पेट्रोल था 50 रुपए, अब है 100 रुपए, तो यहां पर हम प्राइस लेवल की कई चीजों को इग्नोर करते हैं, सारी चीजों को नहीं लेते। नॉट फ्री फ्रॉम बायसेस, बायसेस से जरूरी नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है वो फ्री हो। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आउटले है। अब हम आ जाते हैं हमारे टूल्स क्या क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के। हमारे बेसिकली 4 तरह के टूल्स होते हैं। जैसे होते एक और है फंड फ्लो, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप देखिए जो 4 दिए, कंपैरेटिव, ये मैंने आपको बता दिया, 2 सालों को 2 फर्म्स को कंपेयर करो, कंपैरेटिव। कॉमन साइज, जो आपका टोटल आता है एसेट्स का, उसे कॉमन ले लो और उसके हिसाब से कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उनको आप कंपेयर करो। कंपेयर क्या, उनको बेसिकली परसेंटेज में लिखो। ठीक है, थर्ड है आपका रेशियो एनालिसिस, जहां पे आपने 4 तरह के रेशियोज पढ़े ही हैं।
टर्म फर्स्ट में, तो ये भी आपको पता है कि ये हमारे एनालिसिस हो गए। ठीक है, इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो टर्म है ये अभी आप टर्म 2 के लास्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहां पर बता देती हूं ताकि आपको क्लियर हो कि यहां पे हम करते क्या। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हमारा पैसा आता है और हमारा पैसा जाता है। इन 3 तरह की एक्टिविटीज जो हैं, जो हम कैश फ्लो में करेंगे, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, करेंगे लेकिन कैश फ्लो में करेंगे। इसमें सिर्फ हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज की बात करेंगे। ठीक, और लास्ट जो मैंने यहाँ पे 5th खुद लिखा है, जो आपके इसमें नहीं दिया और आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर एक कंपैरेटिव का फॉर्म होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस का फॉर्म होता है। यहां पर हम सिर्फ कैश नहीं, जितने भी फंड्स हैं उन सब की बात करते हैं। कैश फ्लो में तो सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम करंट एसेट्स की भी, बहुत सारे करंट एसेट्स हैं, उन सब की बात करते हैं। फंड ऑल टुगेदर आर कलेक्टेड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से बता रही हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले था सीबीएसई में, अब सीबीएसई ने फंड फ्लो हटा के सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो रखा हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कंपैरेटिव क्या है? इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी and the financial position of the firm different period of the time between 2 or more period। 2 different periods के बीच में आप प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हो, दोनों चीजों को चेक कर रहे हो। किसको? कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी ग्रोथ हो। ये सारी चीजें जब 2 अलग अलग पीरियड्स के बीच में आप चेक कर रहे हो, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते, कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट और कंपैरेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हम बैलेंस शीट में सारे आइटम्स की बात करते हैं, दोनों तरफ की। यानी कि हम किसकी बात करेंगे? हम एसेट्स की बात करते हैं और हम लायबिलिटीज की बात करते हैं। सारी एसेट्स, फिक्स्ड, करंट, फिक्टिशियस, सारी एसेट्स। और जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, सारी चीजों को कंपेयर कर। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, असेसिंग एंड रिव्यूइंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भाई हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें कहां से पता चलती है? हमारे प्रॉफिट से। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है हमारे प्रॉफिट से पता चलती है। तो दिस इज व्हाट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपेयर करा जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई हम कितने रेवेन्यूज कलेक्ट किए, कितने एक्सपेंडिचर्स किए, कैसे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को जब हम कंपेयर करें तो वो हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैंने बोला एक साइज के अंदर, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सारी चीजें कैसे फिटेड है इसके बारे में जो बता रहा है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइज। जब 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। होप इट इज क्लियर। ठीक है, कॉमन साइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन परसेंटेज। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है ऑफ द सेम बेस। क्लियर? कॉमन साइज किसका हम कर सकते हैं? कॉमन साइज फिर से वही बात, बैलेंस शीट का कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर सकते हैं। ठीक है, इन द बैलेंस शीट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म। हम परसेंटेज के फॉर्म में से कंपेयर करते हैं, वहां पे एब्सोल्यूट चेंज है। यहां पर हम क्या देखते हैं? एब्सोल्यूट चेंज। और यहां पर हम क्या देखते हैं? परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईच आइटम इज शोन इन द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर हम किसको देखेंगे?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि प्रॉफिट हमने कितना कमाया. So these were some of the details which were given for comparative and common size. Proceeding further. अब यहां पर हम किसको करने वाले हैं, यहां पर हम करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव. आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम कंपैरेटिव में और कॉमन साइज में क्या करते हैं. ठीक, बोर्ड पे देखिए. द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 20 लाख एंड द फिक्स एसेट इज 8 lakhs. What is the percentage of, what will be the percentage of fixed asset on the total asset? ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए. टोटल एसेट्स कह रहे हैं 20 लाख, ठीक, जिसमें से कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 8 लाख. अब कह रहे कितना परसेंट है. ऑब्वियस सी बात है, कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, बताइए. कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम मान रहे हैं ये हमारी 100% है, तो ये हमारा हो गया x, तो हम यहां लिख रहे हैं 20 lakhs अपॉन 8 lakhs. ठीक है, 100 क्योंकि परसेंटेज में देना इसलिए 100 लिया मैंने. x इक्वल्स टू 100 इंटू 8 अपॉन 20, 40%. कितना आंसर हुआ, 40%. समझ में आया. कभी भी कोई भी चीज परसेंटेज में पूछी जाए तो आप डायरेक्टली उसे सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं. ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है. कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं. अ कंपनी वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख नेगेटिव. वर्किंग कैपिटल negative 10 lakhs in the year 2020 and becomes 15 lakh positive balance in 21. ये कब का है, 2020 का. और 2021 का वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में आया 15 लाख. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. भाई परसेंटेज ऑफ चेंज तो हम क्या करते हैं, बैलेंस का डिफरेंस निकालते हैं और फिर परसेंटेज ऑफ चेंज निकालते हैं. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 21 में से 20 को माइनस किया, तो अगर मैं बोलूं 15 लाख में से मैं माइनस करती हूँ और ये नेगेटिव का ही बैलेंस है 10 लाख, तो मेरा कितना हो गया, 250 हो गया. एक मिनट, 25 लाख हो गया, नॉट 250. $25 लाख हो गया. यस, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे भाई, चेंज आपका आ गया 25 लाख अपॉन 10 लाख. 25 लाख अपॉन 10 लाख जो आपका बेस ईयर है इंटू 100, यानी कि कितना आ गया, 250%. गॉट. तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे पॉइंट से आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड का यही नहीं पता कि आपका कैसे क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट, असर्शन का क्वेश्चन. फिर से वही चारों चीजें सेम हैं. बोथ assertion A and the reason R are true, and the reason R is correct explanation of A. Both assertion A and R are true, but R is not the correct explanation. Assertion A is false, but reason R is true. Assertion A is true, but the reason is false. देखिएगा. Assertion A: long-term borrowings are concerned about the ability of the firm to discharge its obligation to pay the interest and repay the financial amount. Yes, long-term borrowing जो concern होती है, आपको वो क्या देनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और फाइनेंशियल अमाउंट भी पे करना पड़ता है. लॉन्ग टर्म लेंडर्स एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू असेस इट्स फ्यूचर सॉल्विंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी. भाई बताइए, क्या लॉन्ग टर्म जो आपको पैसा देगा वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा या नहीं देखेगा, बोलिए. बिल्कुल देखेगा, और देखेगा ही, और देखना भी चाहिए. ठीक है, तो अब हम इसी के साथ बात करते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंसर्न विद द एबिलिटी ऑफ द फर्म. यस, ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट, ट्रू. बट क्या रीजन ठीक है, लेंडर एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड असेस इट्स फ्यूचर सॉल्विंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्या ये भी देखता है,
यहां पर बात कर रहा है वो कि एबिलिटी है फर्म की। जब एबिलिटी की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर रहा है कि वो पे कर पाएगा इंटरेस्ट और रीपे कर पाएगा या नहीं, बिल्कुल। और यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टाइम लेंडर्स हैं वो फ्यूचर स्टेटमेंट देखते हैं। तो बिल्कुल ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वी एग्री टू इट। गॉट क्लियर? ओके, प्रोसीडिंग फर्दर नाउ बच्चों, ये एक कॉमन साइज का स्टेटमेंट है और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में कैसे आप जवाब देंगे ये हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2020 and on 31st March 2021 common size balance sheet is given below। कॉमन साइज दिया हुआ है, देखिएगा ये दिया है 2021 का और ये दिया है 20 का, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी है। शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है 8 लाख 4 लाख, लास्ट ईयर 4 लाख थे, इस बार 8 लाख हो गए। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख, लास्ट ईयर के थे, इस बार 5 लाख हो गई। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है लास्ट ईयर 2 लाख थी, इस बार 3 लाख हो गई। टोटल दिया हुआ है 16 लाख करंट ईयर का और लास्ट ईयर का था 8 लाख, ठीक है। फिर इसके साथ इन्होंने एसेट दिया, नॉन करंट एसेट्स 13 लाख और 12 लाख, लास्ट ईयर 12 लाख थी। नॉन करंट एसेट्स इस ईयर 13 लाख हैं। करंट एसेट्स लास्ट ईयर 8 लाख थी, करंट ईयर में 12 लाख हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इक्विटी है और हमारा जो एसेट्स है वो बैलेंस कैसे दे रहा है, ठीक है। और हमें इसे कॉमन साइज में करना है। सेम चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, अब हमें इसे करना कैसे ये देखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर हम करेंगे परसेंटेज, हर चीज को हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे? परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना बच्चों, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं 100 सपोज कर लूं, यही कॉमन, यही चीज हमें ध्यान रखनी। दिस इज अ कॉमन थिंग विच वी हैव टू सी एंड विच वी हैव टू कंसिडर, ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर का जो हमारा इक्विटी और लायबिलिटी है वो 8 लाख है, करंट ईयर का 16 लाख। इन दोनों को मैंने अज्यूम कर लिया, ये भी 100 है और ये भी 100 है। और एसेट्स भी हम लोगों ने लास्ट ईयर की 20 लाख रुपए 100 सपोज कर ली और 25 लाख रुपए को भी 100% सपोज कर लिया, ठीक है। अब 21 और 20 दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, अब 8 लाख, ठीक है। देखिए कैसे हम करेंगे, 8 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 16 लाख हमने क्या लिया? बेसिकली ये हमने बेस ईयर लिया, यस। 8 लाख अपॉन 16 लाख, क्योंकि बेस हमने वो लिया है, तो हमारा इंटू 100 हमें कितना देता है? 50%। ऐसे ही हमारा इसका होगा 5 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 100। फिर ये वाला कितना होगा? 3 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 100। अब आप, ये हमारा 5 है, ठीक है, 5 लाख। तो अब आप देख सकते हैं पहला वाला तो मैंने कर दिया है, दैट मैं एक मिनट क्वेश्चन में देख लेती हूं। पहला वाला मैंने कर दिया 50 और सेकंड वाले का आ जाएगा आपका 31.25 लाख और दूसरे का आ जाएगा 18.75। अब आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये 100 ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने जिसको 100 सपोज किया उसी के साथ वर्क किया। इसमें भी यही आएगा 13 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। कितना है? 52%। ये पेन थोड़ा सा ज्यादा फ्लो हो जाता है, इसीलिए कई बार लिखने में 52 लाख 2%, ठीक है।
ये आ जाएगा 12 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 48%। क्लियर हुआ कैसे हमने कॉमन साइज किया है? ठीक है। अब दूसरी तरफ भी यही काम, बिल्कुल यही, भाई जो 100 है वो हमें वही बेस लेना है, तो मैं यहां पे कर दे रही हूँ, थोड़ा सा इसका आ गया है 4 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 50%। दूसरा 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, और तीसरा भी है 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। इन दोनों का 25% आ गया, इसका 25% आ गया। ठीक है। अब आप इधर देखेंगे तो आपका आएगा 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 60%, और इधर देखेंगे तो 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 40%। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने कैसे इसे कॉमन बना दिया, कॉमन बना दी। अब हम देख रहे हैं तो हमें ये बात देखने से एनालाइज हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना बता देती हूँ। अगर हम इसे देख रहे हैं तो हमें आराम से दिखने में इवैल्यूएट हो रहा है कि भाई लास्ट ईयर जो हमारा शेयर होल्डर फंड से वो 50 लाख थे और इस साल भी 50 लाख। लास्ट ईयर जो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी थी वो 25% थी, लेकिन इस बार वो बढ़ गई है 31.25%, यानी कि 6.25% बढ़ गई। ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी करंट लायबिलिटी 25% थी, इस बार वो घट के कितनी हो गई है 18.75%। तो ऐसे कंपैरिजन हम कर रहे हैं जब हमारे पास कोई चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है? जो हमारे यहां का टोटल का वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर मेरी एसेट्स थी 60%, अब इस बार कितनी रह गई है मेरी टोटल 52%। लास्ट ईयर मेरे पास करंट एसेट थे 40% और इस बार इंक्रीज हो गए हैं 48%। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन हमें करने होते हैं जब हम बजट भी बनाते हैं, जब हम कंपनी की फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कंपनी कहां जा रही है। तो ये अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं, और ये कॉमन हमने इसलिए क्यों बोला इसे कॉमन, क्योंकि हमारे पास कॉमन ये होता है। This is the total which is a common thing, and in this total only we try to put everything. Clear? तो I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसके सारे क्वेश्चंस किए हैं। और बस मैं यही बात बोलना चाहती हूं कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज कर लीजिए, ये बहुत ही इजी है और इसमें आप पूरे मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव में 2 सालों को कंपेयर करके एब्सोल्यूट चेंज निकाल लीजिए, फिर उसको परसेंटेज में कर दीजिए। और कॉमन साइज में जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप देख सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को 100 सपोज कर लिया और इसमें कैसे कैसे कौन सी चीज कितने परसेंटेज में आती है वो हम कर पाएंगे। तो यहीं पे हम चैप्टर को खत्म करते हैं और विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं आपसे यही बात कहूंगी कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली हम लोगों को वेबसाइट पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, टेक केयर।